नमस्कार दोस्तों, 26 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ है नहीं। अटॉर्नी जनरल सेज नो टू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। रिसेंटली राहुल गांधी जी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके चलते राहुल गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग लेके आओ। अब बेसिकली राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या बोला है, तो देखिए इनके स्टेटमेंट सुनिए। दिस कंट्री हैज अ लीगल सिस्टम where one had 100% freedom to express their opinion. It is very clear that BJP is inserting its people in all these institutions of the country. It is very obvious. They are taking away the institutional framework of this country, Gandhi was quoted as saying in a recent interview. मतलब कि राहुल गांधी साहब पहले बोल रहे हैं कि देश में भैया लोगों को 100% आज़ादी है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं हेल्दी तरीके से बिना किसी को हर्ट किए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई लोगों की जो बोलने की आज़ादी है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो हमारा लीगल सिस्टम बनाया गया है, जो हमारी जुडिशरी बनाई गई है, उसमें बीजेपी पार्टी अपने लोग बैठा रही है। कुल मिला के इनडायरेक्टली अगर इन्फर किया जाए तो राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि जो जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट, वहां पे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। तो जब वो बीजेपी के लोग हैं तो वो देश के लिए काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर स्टेटमेंट है। तो इसके लिए ये बोला गया कि राहुल गांधी जी के अगेंस्ट आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करो। अब प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी जी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो उसका तरीका क्या है। देखिए नॉर्मल तरीका ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जाने से पहले वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की रिक्वेस्ट अटॉर्नी जनरल के पास जाएगी और अटॉर्नी जनरल पहले उसके ऊपर अपनी राय देगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से काम है। हर दूसरा आदमी अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग या पिटीशन डालता रहेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट यही देखता रहेगा? तो पहले क्या होता है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अटॉर्नी जनरल के पास जाती है, अटॉर्नी जनरल उसको वेट करता है। अगर अटॉर्नी जनरल को उसमें सब्सटेंस लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड करता है कि ठीक है भाई, आप इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को टेकअप कर सकते हो। और अगर अटॉर्नी जनरल को सही नहीं लगता है तो इस केस में वो ये बोल सकता है कि ठीक है भाई, आपको जरूरत नहीं है इस प्रकार की पिटीशंस को एंटरटेन करने के लिए। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने मना कर दिया है राहुल गांधी जी के अगेंस्ट किसी भी प्रकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स को टेकअप करने के लिए। मतलब कि एक रास्ता तो ये है कि आप अटॉर्नी जनरल के थ्रू होके जाओ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए। एक रास्ता ये है कि सीधे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहे कि वो किसी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करना तो वो शुरू कर सकते हैं, स्यू मोटो शुरू कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के असेंट की जरूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल का असेंट केवल इसलिए आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बेकार की एप्लीकेशंस ना पहुंचती रहे, तो अटॉर्नी जनरल के पास पहले जाएगी रिक्वेस्ट। अटॉर्नी जनरल को सही लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा, नहीं सही लगता है तो रिजेक्ट कर देगा। हालांकि अगर अटॉर्नी जनरल रिजेक्ट भी कर देता है किसी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन को, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्यू मोटो उसको टेकअप कर सकता है। स्यू मोटो मतलब अपने आप से। अब बात की जाए लॉ ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, तो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ये डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट को और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, और ले डाउन करता है उन पावर्स को, उन प्रोसीजर्स को जिसके थ्रू कोर्ट्स अपने खिलाफ कंटेम्प्ट को पेनलाइज कर सकते हैं। क्या क्या पेनल्टीज इंपोज करनी, ये भी थोड़ी बहुत बताई जा चुकी है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें अगर आप डिसओबीडियंट हो रहे हो या डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो टुवर्ड्स ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेरा नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको 2-3 वीडियोस मिल जाएंगी, थोड़ी आपको वहां पे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई। अब सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिलती है कंटेम्प्ट केसेस की? तो देखिए आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केसेस ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ब्रॉट बिफोर इट बाय द एजी और विद द कंसेंट ऑफ द एजी। मतलब आर्टिकल 129 संविधान का सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अटॉर्नी जनरल के रिकमेंडेशन के साथ शुरू करे, चाहे अपने आप से कर दे, चाहे अटॉर्नी जनरल ने मना कर दिया हो तो भी कर दे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और कुछ सिलेक्टेड वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। ज्वाइन बटन क्यों दबाना है? तो मेरे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी की वीडियोस, लक्ष्मीकांत की, मॉडर्न हिस्ट्री की, मिडवल, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत सी और प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि आपका कोर्स कंप्लीशन में काफ़ी मदद करेगी। 2021 का जो प्रीलिम्स होने वाला है जून में, उससे पहले ही मैं कोर्स खत्म करवा दूंगा, तो आप टेंशन फ्री रहें। आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते रहें, मेरी प्लेलिस्ट को रेगुलरली फॉलो करते रहें।
यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेरे नाम से सर्च मार दीजिए, उसके रिस्पेक्ट में जो वीडियोस बना रखी हैं उनको देख लीजिए। आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपके विल पावर की, कि आप बैठ के उतने समय के लिए पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है नो डिजिटल टैक्स इफ गुड्स सोल्ड वाया इंडियन आर्म। देखिए भाई, यहां पे बात हो रही है डिजिटल सर्विसेज टैक्स की। डिजिटल सर्विसेज टैक्स को अगर आपको समझना है, मैं 2-3 मिनट में आपको नहीं समझा सकता। अगर आप होलिस्टिक तरीके से डिजिटल सर्विसेज टैक्स समझना चाहते हो, ये वीडियो बना रखी। तो डिजिटल सर्विसेज टैक्स, मेरा नाम हर्षित वैदिक के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्यों गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगा रही है और क्यों कॉर्पोरेट्स इस टैक्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब इक्वलाइजेशन लेवी, बेसिकली इस डिजिटल टैक्स को इक्वलाइजेशन लेवी बोली जाती है। पहले इस डिजिटल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में और 1 अप्रैल 2020 में कुछ चेंजेस किए गए। जब 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो बोला गया 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाएंगे। कैसी लेवी? तो कुछ कंडीशंस के साथ ये बोला गया कि भाई वो कंपनीज जो इंडिया में एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे गूगल हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, तो जो लोग गूगल और फेसबुक की वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे आप आके वीडियोस देखते हो तो आपके सामने एड्स चलते होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इन एड्स को आप देखते हो, तो इसके लिए ये एड्स आपके सामने पहुंचे, जो एड चला रहा है वो पैसे दे रहा है किसको? गूगल और फेसबुक को। तो जब वो गूगल और फेसबुक को पैसा देगा तो गूगल फेसबुक की कमाई होगी। ये गूगल फेसबुक कमाई कहां से कर रहे हैं? इंडिया से कर रहे हैं। तो अगर इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया में उनको टैक्स भी देना पड़ेगा, सरकार ने बोला, और सरकार ने 6% की इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी। मतलब जितना आपका रेवेन्यू आ रहा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से, उस पर 6% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसको काफी निंदा की गई। 1 अप्रैल 2020 से थोड़ा इसको और एक्सटेंड किया गया और बोला गया कि एडवर्टाइजिंग के साथ साथ अगर ये फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में कोई भी गुड और सर्विस बेच रही है तो इसके लिए उनके 2% रेवेन्यूज पे भी चार्ज लगाया जाएगा। तो अमेजन वाले अगर अपने किंडल की ई बुक इंडिया में बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अगर अमेजन ने अपने बिजनेसेस को इंडिया में रजिस्टर करके इंडिया में इनकम टैक्स नहीं दिया है, तो भाई उस किंडल की बुक की सेल की वैल्यू पे 2% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो बिजनेसेस, यहां पे न्यूज यही बताई जा रही है, वो बिजनेसेस जिनका पूरा का पूरा ऑपरेशन ऑफशोर है, ओके, जो पूरी ऑफशोर तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब वो बाहर के देशों में बेस्ड हैं बट धंधा इंडिया में कर रहे हैं, इंडियन मार्केट से पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में कोई भी इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो उनको तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ेगी अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे। लेकिन वो कंपनी जिन्होंने इंडिया में अपने बिजनेसेस को सेटल किया है, इंडिया में वो इनकम टैक्स भर रहे हैं, बाकी प्रॉपर टैक्सेस पे कर रहे हैं, उनको ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो टैक्स है 2% इक्वलाइजेशन लेवी का, ये केवल नॉन रेजिडेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल है, जो देश में अपना बेस बना के काम नहीं कर रही, देश की सरकार को कोई टैक्स नहीं दे रही है और इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 2 करोड़ से ज्यादा का है, और वो ऑनलाइन सेल कर रही है गुड्स और सर्विसेज का, किसको? इंडिया को। ठीक है ना भाई? तो आप ऑनलाइन कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदते हो जिसकी कंपनी यूएस में बेस्ड है बट गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बिक रही हैं, तो ऐसे केसेस में 2% का टैक्स लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, हाँ, उस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाया होता, भारत सरकार को टैक्स दे रही होती, तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगती। ये नया नियम कानून है, याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा क्लियर्स नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल। राज्यसभा ने पास कर दिया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल। इससे आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेंगे। देखिए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट्स हैं इकोनॉमी के। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इकोनॉमी में ये चीजें आपको काफी काम आने वाली हैं। ये थिंग है इन द फ्यूचर की। है क्या दोस्तों कि हमको पता है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको एनसीईआरटी में समझा रखी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर है सैनिटेशन, सुलभ शौचालय एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो खुले में मत जाइए, सुलभ शौचालय में जाइए। ठीक है, आपको पढ़ना है तो गाँव में स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते हो, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हो। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो उस पैसों को मोबिलाइज करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की सरकार ने, और एक नहीं कई बनाने की बात की है। और उसी के रिस्पेक्ट में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल यहाँ पे पास किया गया, जिससे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा जो कि भाई फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को। मैं इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल पे एक कंसोलिडेटेड वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं इसके पूरे बेसिक्स आपको समझाऊंगा। ओके, ये जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा
शुरुआत में सरकार इसमें 20,000 करोड़ रुपए डालेगी और पूरी ओनरशिप सरकार के पास होगी। धीरे धीरे सरकार का टारगेट होगा कि अगले 3 सालों में इस फंड में 5 लाख करोड़ रुपया डाला जाए, जिसमें सरकारी स्टेक होगा लगभग 26%। इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर होगा मुंबई में, ऑफिसेस अलग अलग सिटी में होंगे और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसका पैसा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी कॉमर्शियल बैंक अवेलेबल है? रीजन ये है कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी में डील करेगा। कॉमर्शियल बैंक नॉर्मल कर केसेस में इतना अमाउंट ऑफ मनी लेंड नहीं कर सकती, ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने अमाउंट ऑफ पैसे में डीलिंग नहीं कर सकते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लंबे समय के लिए पैसा लॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा पैसा लॉक हो जाता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, इसलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लोगों का पैसा नहीं होता है, ये मार्केट से पैसा उठाते हैं, सरकारों से पैसा उठाते हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाते हैं और इनमें जो भी पैसा आता है उनको उस देश की सरकार गारंटी देती है। तो अगर यूएई के सोवरेन पेंशन फंड से हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा आएगा तो भारत सरकार उसकी गारंटी देगी। और इसके अंदर जो है नया बैंक बनाया जा रहा है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, ये क्या करेगा? तो ये लोन और एडवांस देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी जो एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं उनको फाइनेंस करना या उनको अपनी बैलेंस शीट पे ले लेना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को खींच के लेके आना इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉरेन पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करना, बाहर का पैसा आके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लग सके इसकी कोशिश करना, अलग अलग सरकारी अथॉरिटीज के साथ नेगोशिएट करके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के फील्ड को आगे प्रमोट करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, ये काम है इस नए बैंक का। इकोनॉमी के फील्ड में न्यूज इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ये न्यूज अभी मैंने हॉलिस्टिकली कवर नहीं की है, हॉलिस्टिकली कवर हो जाएगी, पेशेंट रखिए। फिर नेक्स्ट, इन सिग्नल टू चाइना, यूएस रेस्ड इंडिया टाइज ड्यूरिंग अलास्का टास्क। देखिए, अभी अलास्का में 19 मार्च को जो मीटिंग हुई थी यूएस ऑफिशियल्स की चाइनीज ऑफिशियल से, उस समय पे जो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साफ साफ बोला है चाइना को कि इंडिया और यूएसए बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। फॉर इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए यूएस उसकी मदद करेगा। मतलब इंडिया की तरफ ये जो एक्स्ट्रा टिल्ट दिखा रहा है यूएसए, इससे चाइना खुश नहीं है। चाइना के जो दो ऑफिशियल्स हैं, एक है टॉप डिप्लोमेट और पॉलिट ब्यूरो मेंबर यांग जैची और दूसरे हैं फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। इनका ये बोलना है कि ये भाई जो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूएस इंडिया रिलेशन बढ़ रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। खासकर नए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सेसिव फोकस डाल रहा है इंडिया की तरफ, ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, ये बात कहीं ना कहीं चाइना को पसंद नहीं आ रही है। अगर आप इसको कंपेयर करो कब से, 2009 से, 2009 में कौन कौन मिला था? 2009 में जो जॉइंट टॉक्स हुई थी बीजिंग में, उसमें बैरक ओबामा और हू जंटाओ ने मिलकर क्या स्टेटमेंट दिया था? स्टेटमेंट ये दिया था, सपोर्ट द इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बोला कि ये दोनों कंट्रीज रेडी हैं टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन, डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू साउथ एशिया एंड वर्क टुगेदर टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन दैट रीजन। मतलब कि उस समय पे यूएस और चाइना मिलकर इंडिया को क्या बोल रहे थे कि हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में ब्रोकर करने के लिए तैयार हैं, साउथ एशिया के पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए तैयार है। उस समय पे दिल्ली ने सीधा स्टेटमेंट रिलीज किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बायलैटरल हैं, तुम्हारे इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इंडिया ने साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया था। अब आप देखो यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्टैंस में कितना फर्क आ गया। अब यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्टैंस में जो बाइडेन साफ साफ चाइना को बोल रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इंडिया के अगेंस्ट हम ज्यादा चीजें, मतलब अगर आप यूएस के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा अपने फॉरेन पॉलिसी सिनेरियो में। कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया। अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे नहीं है, पता है, बट यूएस की तरफ से चाइना को जो भी स्टेटमेंट्स बोले गए हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया यूएस रिलेशन, शायद चाइना को वो पसंद नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं आप देखो कि इस 19 मार्च की यूएस चाइना मीटिंग जो हुई अलास्का में, उससे पहले 12 मार्च को इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक वर्चुअल क्वाड समिट भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस की जो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग है वो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ती ही नजर आ रही है, वो कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही है। तो चाइना का ये जो थोड़ा बहुत सोचना था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप एक्सेसिव सपोर्ट दे रहे हैं इंडिया को, वो सोचना अभी भी, और इनका ही सोचना था कि जो बाइडेन आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो इंडिया के प्रति जो सपोर्ट है यूएस का वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाइडेन की तरफ से इंडिया के लिए अभी भी बहुत सपोर्ट आ रहा है। इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक रहेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और बायलैटरल ग्रुपिंग्स में ये चीज आपको
काम आएगी। और फिर फाइनल न्यूज, आरबीआई आरटीजीएस कुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंडिया। गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास 7th एडिशन में बोल रहे थे इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के, और फिनटेक स्पेस में इफेक्टिव रेगुलेशन की बात करते हैं। और यहाँ पे आरबीआई गवर्नर क्या बोल रहे हैं कि भाई जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है ना, इसके अंदर मल्टी करेंसी कैपेबिलिटीज है। कहने का मतलब क्या है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जरूरी नहीं है कि केवल इंडियन रुपीज में हो, किसी और रुपी में भी हो सकता है। तो देश से अगर कोई रुपया बाहर की कंट्री में डॉलर में भेजना चाहता है तो भी आरटीजीएस से आने वाले समय में भेज पाएगा। तो आरटीजीएस के स्कोप को केवल इंडिया तक लिमिटेड नहीं रखा जाएगा, दुनिया भर में फैलाया जाएगा, ताकि जो लोग इंडिया से बाहर पेमेंट भेजना चाहें और जो लोग बाहर से इंडिया में पेमेंट बनाना चाहें वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से आरटीजीएस का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको पता है कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेके, डिजिटल इकोनॉमी को लेके हमारी सरकार कितनी सीरियस है। कोविड-19 के पैंडेमिक में आरबीआई ने बोला कि हमने 274 डिजिटल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे प्रोसेस किया है, और कहीं ना कहीं आरबीआई ने कोविड-19 के समय पे आरटीजीएस के नॉर्म्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया था ताकि आरटीजीएस का यूजेज बढ़ सके। आरटीजीएस का काम होता है कि रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पे सेटलमेंट करना। रियल टाइम सेटलमेंट क्या होता है, देखिए जब आप नेफ्ट करते हो, ठीक है, तो नेफ्ट में कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट आने में समय लग जाता है। ओके, पेमेंट को सेटल करने में समय लग जाता है। तो आपने पहले बेनिफिशियरी को ऐड किया, पैसा ट्रांसफर किया, पैसा थोड़े लैग के बाद ट्रांसफर हुआ। आरटीजीएस में पैसा इमीडिएट ट्रांसफर होता है और सेटलमेंट इमीडिएट होता है। सेटलमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने पैसा एक जगह से ट्रांसफर किया और दूसरा पैसा अकाउंट में पैसा आपका क्रेडिट हो गया, सेटलमेंट हो गया। यहां से इतना पैसा गया, वहां पे रिसीव हो गया, सेटलमेंट हो गया, ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया। इसको सेटलमेंट कहते हैं। नेफ्ट में कहीं ना कहीं सेटलमेंट डिले हो जाता है, पर आरटीजीएस में सेटलमेंट इमीडिएट होता है, तो इसलिए बोला जाता है रियल टाइम। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है कि ये सेटलमेंट 1 to 1 होता है। ओके, तो 1 to 1 में क्या होगा, देखिए जब आपकी सैलरीज आती हैं तो कैसे आती है, नेफ्ट के थ्रू आती हैं। आपकी जो भी कंपनी होगी वो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी भेज देगी। उसी तरीके से आरटीजीएस में 1 to 1 सेटलमेंट होगा। मतलब पेमेंट कितने भी लोगों को इशू की जा रही हो, लेकिन एक पर्सन ने भेजा और एक पर्सन को मिला, तो इसको वन वे ट्रांसफर माना जाएगा। तो 1 to 1 बेसिस पे पेमेंट को सेटल की जाएगी। तो भले ही आरटीजीएस के थ्रू एक सोर्स से बहुत लोगों को पैसा भेजा गया, बट पेमेंट की सेटलमेंट को सोर्स से लेके एक के पास पैसा पहुंचना, ये 1 to 1 बेसिस माना जाएगा, जिससे आरटीजीएस को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जा सकता है और प्रोएक्टिव और रियल टाइम बेसिस पे तुरंत पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है भाई, जुलाई 2019 से आरबीआई ने आरटीजीएस के ऊपर कोई खर्चा और कोई चार्जेस लेने भी बंद कर दिए आरटीजीएस की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट में काम आएगा। आप बोलोगे इस न्यूज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस न्यूज को आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाने के लिए, हमारे डिजिटल मार्केट में इनोवेशन लाने के लिए आरटीजीएस को केवल इंडिया तक लिमिटेड ना रखना, मल्टी करेंसी कैपेबिलिटीज को लेकर आना, दुनिया भर में इसके थ्रू पेमेंट करना, ये सरकार और आरबीआई करने का सोच रही है। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लिखते हो, एडिशनल नंबर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।